पेट। दुआत के दरवाजे के बाहर का दृश्य इस समय एक डरावने सपने जैसा लग रहा था। इब्लिस और अनुबिस की सेनाएं एक दूसरे से भिड़ रही थी। जहां इब्लिस की सेना अजीब अजीब शक्ल वाले शैतानों, जिन्नों और प्रेतों से बनी थी, वहीं अनुबिस की सेना अनुबिस का ही क्लोन लग रही थी। काले कुत्तों जैसी शक्ल वाले अनुबिस के वो योद्धा बेहद फुर्ती से इब्लिस की सेना से लोहा ले रहे थे। अनुबिस के वो योद्धा अपने विशेष हथियारों से इब्लिस के अजूबों को मार काट रहे थे। उनका वो हथियार एक लंबे भाले की तरह था, जिसके एक छोर पर एक बड़ा अर्ध चंद्राकार सा ब्लेड लगा था और दूसरे छोर पर एक नुकीला भाला। इब्लिस के शैतान अनुबिस की योद्धाओं के आगे कमजोर पड़ रहे थे और ये देखकर इब्लिस गुस्से से पागल हो रहा था। ना मुरादों, ऐसे जीतूंगा मैं इस कायनात को। सलीके से लड़ो गधों। अनुबिस की सेना हमारी सेना का 10वां हिस्सा भी नहीं है और फिर भी वो जीत रहे हैं। घेर के मारो। इब्लिस का यह गुस्सा देखकर अनुबिस खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। क्या हो गया इब्लिस? क्या अभी भी समझ नहीं आया तुम्हें? अनुबिस की सेना ना तब हारी थी और ना आज हारेगी। अभी भी मौका है। अपने इन बेहुदे सैनिकों को लेकर वापस चले जा, वरना आज अनुबिस के लड़के नरक के उस हिस्से का ही नामो निशान मिटा देंगे जिसको तुम जहन्नुम कहते हो, और फिर तुम एक खाली रियासत के पहरेदार बनकर रह जाओगे। अनुबिस का ऐसे मजाक उड़ाना इब्लिस को अंदर तक नफरत से भर गया। उसने एक नजर सामने चल रहे युद्ध की ओर देखा। अनुबिस के योद्धा तूफान की गति से लड़ रहे थे। इब्लिस की शैतानी सेना के पास उनकी इस तेजी का कोई जवाब नहीं था। ये देखकर इब्लिस की भौहें तन गई और उसके चेहरे पर क्रूरता नजर आने लगी। अगर सेना से सेना को ना हरा पाऊं तो सेनापति को मार गिराऊं। सेना अपने आप हथियार डाल देगी। अब इस जंग का अंत मैं करूंगा। अनुबिस, तैयार हो जा। तेरी मौत इस जंग के मैदान में उतरने जा रही है। जंग अब अपने अगले पायदान पर पहुंच चुकी थी। अब इब्लिस और अनुबिस के बीच सीधी टक्कर थी और इस टकराव का अंत इस जंग का निर्णय करने वाला था। इब्लिस का जिस्म हवा में लहराया। उसके हाथों में उसकी अंगारों सी जलती तलवार चमक रही थी और उस तलवार का निशाना अनुबिस था। लेकिन अनुबिस जंग का पुराना खिलाड़ी था। उसने अपनी तरफ बढ़ते इब्लिस के उस वार को अपनी भारी भरकम और लंबी तलवार से रोक दिया। तुम पागल हो गए हो इब्लिस। उसने नियम बनाया था कि नरक के एक हिस्से का पहरेदार दूसरे पर कभी हमला नहीं करेगा। तुम उसके नियमों का बहुत अपमान कर चुके हो। अब मैं तुम्हें यहां से वापस नहीं जाने दूंगा। अनुबिस ने जोर से इब्लिस को धक्का दिया। इब्लिस का शरीर हवा में लहराते हुए करीब 20 गज पीछे जा पहुंचा। मेरे हल्के से धक्के ने तुम्हारा ये हाल कर दिया। क्या हुआ इब्लिस? डर लग रहा है? इब्लिस ने अनुबिस की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो इस बार जोर से हवा में उछला और कई फुट ऊपर पहुंच गया। अब वो अनुबिस की तरफ तेजी से आ रहा था, लेकिन एक बार फिर अनुबिस ने एक घुटने के बल बैठकर अपनी तलवार से उसके वार को रोक दिया। दोनों की तलवार बहुत जोर से टकराई, इतनी जोर से कि आसपास के सैनिक जमीन पर धराशायी हो गए। लेकिन इस बार इब्लिस वहीं नहीं रुका। वो तुरंत उठा और ताबड़तोड़ अनुबिस पर वार करने लगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा अनुबिस। अनुबिस उसके एक एक वार को अपनी तलवार से रोक रहा था। उसे एक सही मौके की तलाश थी और इब्लिस के अंधाधुन हमलों ने जल्द ही उसको वो मौका दे दिया। अनुबिस हल्का सा साइड हुआ और इब्लिस की तलवार जमीन पर जा टकराई। इब्लिस अनुबिस के उस दाव को समझ नहीं पाया। इससे पहले कि वो संभल पाता, अनुबिस ने बिजली की तेजी से घूमते हुए अपनी बाईं कोहनी से उसके चेहरे पर एक जोरदार वार किया। इब्लिस दर्द से कराह उठा। वो लड़खड़ाया
और जैसे ही उसने अपने पैर संभाले, अनुबिस का एक जोरदार मुक्का उसके पेट में आकर लगा। अनुबिस के मुक्के ने इब्लिस को धाराशायी कर दिया था। उसकी तलवार भी उसके हाथ से छूट चुकी थी और उसके गिरते ही उसकी सेना भी डर के मारे रुक गई। क्यों इब्लिस, अभी भी लड़ना है? एक आखिरी मौका देता हूं, उठो और महादेव से माफी मांग लो, मैं तुम्हें वापस जाने दूंगा। माफी? अभी तक तो मैंने अपनी ताकत दिखाई ही नहीं है। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। इब्लिस अचानक से गायब हो गया। अनुबिस को समझते देर नहीं लगी कि वो अब अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा था। वो इधर उधर देखने लगा। अचानक इब्लिस उसके पीछे प्रकट हुआ और उसने उसके पीठ पर एक लात जड़ दी। अनुबिस को उसके बाद संभलने का मौका नहीं मिला। इब्लिस एक जगह से गायब होता और दूसरी जगह प्रकट होता। वो अनुबिस पर वार पे वार कर रहा था और अनुबिस कुछ नहीं कर पा रहा था। युद्ध का पाला अब पलट चुका था। इब्लिस की जादुई काली शक्तियों के आगे अनुबिस कमजोर पड़ रहा था। लेकिन इब्लिस ये बात भूल चुका था कि अनुबिस कोई आम योद्धा नहीं था। उसकी ये हरकत अनुबिस के गुस्से को बढ़ा रही थी। इब्लिस, कायर, तो तू मुझे धोखे से हराएगा। अनुबिस एक बार फिर उठ खड़ा हुआ और इस बार जैसे चमत्कार हो गया। जैसे ही इब्लिस प्रकट हुआ, अनुबिस ने उसकी गर्दन पकड़ ली। तू ये बात कैसे भूल गया इब्लिस कि अनुबिस कुत्तों का भगवान है? दुश्मन कहीं भी गायब हो जाए, मेरी नाक उसको सूंघ निकालती है। अब तेरा खेल खत्म। अनुबिस ने इब्लिस को उठाकर जमीन पर पटक दिया। अनुबिस का वो रूप देखकर इब्लिस की सेना बुरी तरह डर गई। वो पीछे हट गई। अनुबिस इब्लिस को बुरी तरह मार रहा था। वहां पर एक जोरदार शोर सुनाई दिया। अनुबिस ने आंखें उठाकर देखा तो दूर से एक धूल का गुब्बारा दुआत की तरफ चलता चला आ रहा था। नर्क युद्ध एक बार फिर जोर पकड़ने वाला था, क्योंकि ये धूल लूसीफर की आने की चेतावनी थी। नर्क में ये युद्ध हर पल करवट बदल रहा था और वहीं ऊपर धरती पर सूरज डूब रहा था और ड्रैकुला और उसके साथ ही नवरत्नगढ़ की तरफ चल पड़े थे। कुछ ही देर में उनके सामने वो विशाल किला था जिसका मालिक था बलौर उर्फ कालदूत। नवरत्नगढ़ का नाग किला, यही बलौर का गढ़ है। उस धोखेबाज का जिसने सदियों पहले न जाने क्यों ऐसा घिनौना काम किया, जिसके चलते हम नागों का एग्जिस्टेंस ही खतरे में पड़ गया था। पता है मुझे, तुम पूरी कहानी सुना चुके हो और दोबारा सुनने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे बस जल्दी से उसका चैप्टर क्लोज करना है। ड्रैकुला थोड़ा जल्दी में था, लेकिन अनीता ने उसे रोक लिया। रुक जाओ व्लाद, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? बलौर एक नॉक्टर्नल है, यानी उसके खुद के हिसाब से उसे भी दिन में सोना और रात में जागना पसंद है। सूरज डूबे करीब 1 घंटा हो चुका है, लेकिन अभी तक उसने हम पर कोई अटैक नहीं किया। हम उसके किले तक आ गए और वो शांत है। ये कुछ अजीब नहीं लग रहा? यू आर राइट मिस अनीता, कुछ तो गड़बड़ है। बलौर को अब तक ये तो पता चल ही गया होगा कि उसके वो प्रस्तर सर्प मारे जा चुके हैं, तो फिर उसने कुछ किया क्यों नहीं? अनीता और राजा नागनाथ दोनों को कुछ शक हो रहा था, लेकिन ड्रैकुला कुछ सोचने के मूड में नहीं था। क्या फर्क पड़ता है? जाना तो हमको इस फोर्ट के अंदर ही है ना, तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि ये कोई ट्रैप है या नहीं? ड्रैकुला बलौर को मारने की जल्दी में था, लेकिन अनीता और राजा नागनाथ का सोचना भी सही था। अनीता ने ड्रैकुला को रुकने का इशारा किया। वो सब चारों तरफ देखने लगे ताकि अंदाजा लगा सके कि कहीं आसपास कोई जाल तो नहीं बिछा है। और तभी अचानक वहां अफरा तफरी मच गई। अचानक न जाने कहां से 2 भाले उड़ते हुए आए और 2 नाग योद्धाओं के जिस्म में धंस गए, और ऐसा होते ही उन दोनों के जिस्म गलने लगे। विस्काट बूटी, संभल कर, दुश्मन हम पर विस्काट बूटी से हमला कर रहा है। अभी वो लोग मुश्किल से ही संभल पाए थे
कि अचानक से उन पर कुछ अजीब से नागों ने हमला कर दिया। उनके जिस्म किसी नागफनी की तरह कटीले थे। राजा नागनाथ के नाग योद्धा इस अचानक हुए हमले से संभल नहीं पाए। वो एक एक करके धाराशाही हो रहे थे। किसी के कुछ समझ पाने से पहले ही सारे नाग सैनिक या तो मारे जा चुके थे या फिर बुरी तरह घायल थे। बच गए थे तो सिर्फ अनीता, राजा नागनाथ, सेनापति पदम सिंह और ड्रैकुला। और अब वो नागफनी नाग उन चारों की तरफ ही बढ़ रहे थे। बलौर की चाल कामयाब हो चुकी थी, लेकिन वो अभी भी खड़ा था। वो यानी काउंट ड्रैकुला।